अंधेरी रातों का वह शहर कोई नक्शे पर नहीं था। लोग उसे नींदों का कब्रिस्तान कहते थे। यहाँ रात सिर्फ अंधेरा नहीं लाती थी, बल्कि दिन की सांसों को जमा देती थी। हवा में हमेशा पुराने चमड़े और सड़े फूलों की गंध रहती। पर सबसे अजीब थी वह घंटियों की आवाज। हर रात ठीक 12 बजे दूर से घंटियों का स्वर आता, जैसे किसी भूले भटके मंदिर की पुकार। पर उस शहर में कोई मंदिर था ही नहीं। आर्यन इस शहर में एक नई नौकरी के सिलसिले में आया था। उसका घर एक पुरानी हवेली शहर के सबसे सुनसान इलाके में था। पहली रात जैसे ही घड़ी की सुइयां 12 पर मिली, वह आवाज आई। टन टन टन, लयबद्ध, दूर पर स्पष्ट। खिड़की से झांका तो सन्नाटा था, सड़कें वीरान, पर आवाज कानों में गूंज रही थी। उस रात उसे नींद नहीं आई। बिस्तर पर लेटे लेटे उसे लगा जैसे कोई उसके कान के पास सांस छोड़ रहा है। ठंडी तर सांस। पर पलट कर देखता तो कोई नहीं था। दूसरे दिन उसने पड़ोस में रहने वाले बूढ़े मिस्टर देशपांडे से इसके बारे में पूछा। वे पलंग पर बैठे एक पुरानी किताब पढ़ रहे थे। आवाज का जिक्र आते ही उनके हाथ कांप गए। बेटा, ये आवाज उनकी है जो खो गए। उनकी आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। इस शहर में हर रात 12 बजे एक दरवाजा खुलता है, पर वह दरवाजा यहाँ नहीं, कहीं और है। और जो भी उस आवाज को सुनकर उसका पीछा करने चला जाता है, वह लौट कर नहीं आता। उसकी जगह एक नया घंटा बजने लगता है। आर्यन ने इसे बुजुर्ग की डरावनी कल्पना समझा। पर तीसरी रात कुछ अलग हुआ। घंटियों की आवाज पहले से ज्यादा साफ, ज्यादा नजदीक आ रही थी। और इस बार उसमें एक और आवाज मिली हुई थी। रोने की आवाज। एक औरत के रोने की। वह आवाज इतनी दर्द भरी, इतनी बेचैन कर देने वाली थी कि आर्यन से रहा न गया। उसने जल्दी से कोट पहना और नीचे उतर आया। सड़क पर खड़ा वह आवाज सुनता रहा। वह उसे खींच रही थी, बुला रही थी, जैसे कोई पुराना परिचित पुकार रहा हो। वह आवाज के पीछे चल पड़ा। पत्थरीली गलियों से होता हुआ शहर के बाहर एक पुराने कब्रिस्तान की ओर। घंटियों की आवाज अब गूंज नहीं, स्पष्ट ध्वनि थी। और रोने की आवाज तो जैसे उसके ठीक पीछे थी। वह पलटा। कुछ नहीं। पर उसकी नजर जमीन पर पड़ी। उसकी अपनी परछाई। उसमें एक सिर नहीं था। वह जम्हाई ले रही थी। आर्यन की सांसें रुक गईं। वह भागा। पीछे से रोने की आवाज तेज होती गई। अब वह चीख में बदल गई थी। और घंटियां, वह अब एक ही घंटे की आवाज थी, लगातार पागलों की तरह बज रही थी। वह अपने घर की तरफ दौड़ा, पर रास्ते बदलते जा रहे थे। वही गलियां, वही मकान, पर सब उल्टे। दरवाजे जहां होने चाहिए थे वहां दीवारें थीं। और जहां दीवारें होनी चाहिए थे वहां काले गहरे खालीपन के दरवाजे खुले थे। थक हार कर वह एक कोने में सिमट गया। तभी उसने देखा। सामने की दीवार पर चांदनी में साफ दिख रहा था घड़ी का एक बड़ा सा पेंडुलम। पर वह हिल नहीं रहा था। वह जम गया था। और उसके ठीक नीचे जमीन पर असंख्य परछाइयां बिना सिरों के, एक दूसरे से गुथी हुई, लहरा रही थीं। उनमें से एक ने हाथ उठाया और आर्यन की ओर इशारा किया। तभी उसे एहसास हुआ। घंटियों की आवाज बंद हो गई थी। सन्नाटा और भी डरावना था। फिर एक ठंडा हाथ उसके कंधे पर पड़ा। उसने मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। पर वह आवाज सुनाई दी। वही रोने वाली औरत की आवाज, अब उसके कान के पास से। तुमने मेरी घंटी सुनी? अब तुम मेरी जगह ले लो, मैं जा सकती हूँ। आर्यन की आवाज गले में अटक गई। वह बस इतना ही फुसफुसा पाया। तुम कौन हो? पीछे से जवाब आया, एक बच्चे की मासूम आवाज में। हम वो हैं जो समय के भूल गए। जब तक कोई नया नहीं आता हम यहीं फंसे रहते हैं। तुम आ गए, अब हमारी बारी है। आर्यन ने आंखें मूंद ली। जब उसने आंखें खोली तो वह अपने बिस्तर पर पड़ा था। सुबह की धूप खिड़की से आ रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। शायद एक बुरा सपना था। वह उठा, नहाने के लिए बाथरूम की ओर बढ़ा। शीशे के सामने खड़ा होकर उसने अपना चेहरा देखा। थका हुआ, पर सही सलामत। पर तभी उसकी नजर शीशे में अपनी परछाई पर पड़ी। वह उसके साथ हिलडुल नहीं रही थी। वह अलग से, अपनी मर्जी से धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। और उसकी गर्दन पर एक गहरी लाल निशान थी, जैसे कोई रस्सी का निशान। शाम मिस्टर देशपांडे ने आर्यन का दरवाजा खटखटाया। उनके चेहरे पर चिंता के भाव थे। बेटा, कल रात तुमने कुछ सुना, कुछ देखा? आर्यन ने सिर हिलाया, पर कुछ बोला नहीं।
देश पांडे ने एक लंबी सांस ली। तो अब तुम्हें पता है, यह शहर, ये कोई साधारण जगह नहीं है। यह अंतराल में है, दो समयों के बीच की दरार में। हर रात 12 बजे ये दरार खुलती है, और जो भी उस आवाज में फंस जाता है उसका समय रुक जाता है। वह न तो जीवित रहता है न मरता है, बस यहीं का होकर रह जाता है। पर छुटकारा है? आर्यन ने आवाज कांपते हुए पूछा। एक ही रास्ता है। अगली रात जब घंटियां बजें, तुम्हें उस दरवाजे तक जाना होगा जहां से आवाज आती है, और उसे बंद करना होगा। पर उसके लिए तुम्हें एक बलिदान देना होगा। तुम्हारी सबसे कीमती याद, वह याद जो तुम्हें तुम बनाती है। आर्यन ने सोचा। उसकी सबसे कीमती याद, उसकी मां की मुस्कान, उसकी आखिरी बार की विदाई, जब वह स्टेशन पर उसे छोड़ने आई थी। उनकी आंखों में चमक, उनके हाथ का आशीर्वाद। क्या वह इसे भूल सकता था? उस रात वह फिर तैयार था। घड़ी ने 12 बजाए, घंटियां बजीं, पर इस बार आवाज सीधे उसके कमरे से आ रही थी। वह दीवार जहां कल पेंडुलम दिखा था, अब धुंधली सी थी, हिल रही थी। उसके सामने एक दरार सी खुल गई। उसके अंदर अनंत अंधेरा था, और उस अंधेरे में अनगिनत आंखें चमक रही थीं, भूखी आंखें। आर्यन ने कदम बढ़ाया। उस दरार के किनारे पर एक छोटी सी पुरानी घंटी पड़ी थी। वहीं से आवाज आ रही थी। उसे उठाने ही वाला था, पीछे से उन परछाइयों ने उसे घेर लिया। वे अब आकृतियां ले चुकी थीं, धुंधली टूटी फूटी आकृतियां। वे बोलीं एक साथ, दर्जनों आवाजों में, हमें याद दिलाओ, हमें याद दिलाओ कि हम कौन थे, तभी हम जा सकते हैं। आर्यन ने आंखें मूंद लीं। उसने अपनी मां की याद को, उस पल को, जितना जीवंत था, अपने मन के सामने लाने की कोशिश की। स्टेशन की भीड़, इंजन की सीटी, मां के गालों पर आंसू, उनके हाथ की गर्माहट, वह सब कुछ। उसने महसूस किया जैसे कोई चीज उसके सिर से निकलकर उन धुंधली आकृतियों में समा गई। एक चमकती हुई रोशनी की लहर। परछाइयां एक पल के लिए स्पष्ट हुईं। एक जवान लड़का, एक बूढ़ी औरत, एक बच्चा। उनके चेहरे पर शांति आई। वे मुस्कुराए, और फिर हवा में धुएं की तरह विलीन हो गए। दरार सिकुड़ने लगी। आर्यन ने जल्दी से उस घंटी को उठाया और उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। वह चूर चूर हो गई। सन्नाटा छा गया। सुबह हुई। आर्यन ने अपने आप को अपने बिस्तर पर पाया। शरीर टूटा हुआ था, पर मन हल्का। वह बाथरूम गया। शीशे में उसकी परछाई अब सामान्य थी। वह उसके साथ हिलडुल रही थी। पर कुछ गलत था। वह बाथरूम से बाहर आया। मिस्टर देशपांडे दरवाजे पर खड़े थे, मुस्कुरा रहे थे। तुमने कर दिया बेटा, शहर अब मुक्त है। आर्यन ने उन्हें धन्यवाद दिया। पर जैसे ही वे मुड़े, आर्यन की नजर उनकी परछाई पर पड़ी। वह बिल्कुल साफ थी। उसमें कोई खामी नहीं थी। पर तभी उसे एहसास हुआ, मिस्टर देशपांडे, उनकी कोई परछाई थी ही नहीं। दोपहर की तेज धूप में भी उनके पैरों के नीचे सिर्फ खालीपन था। देशपांडे ने मुड़कर देखा। उनकी मुस्कान अब भी वही थी, पर आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। ओह देखो, उन्होंने कहा, तुमने सबको मुक्त कर दिया। अब बस मैं ही बचा हूं। और तुमने अपनी सबसे कीमती याद दे दी। तुम्हारे पास मुझे रोकने के लिए कुछ नहीं बचा। आर्यन पीछे हटा। उसने महसूस किया, वह अपनी मां को याद करने की कोशिश कर रहा था, पर वह याद खाली थी, एक शून्य। उसका दिल एकदम खाली हो गया। उस पल का कोई भाव, कोई गर्माहट, कुछ भी नहीं बचा था। देशपांडे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़े। यह शहर अब तुम्हारा है आर्यन। तुम्हें यहां रहना होगा। रातों की घंटियां बजानी होंगी। नए लोगों को बुलाना होगा। जब तक, तब तक कोई तुम्हारी जगह नहीं ले लेता। उस रात फिर से घंटियां बजीं। शहर के नए निवासी आर्यन अपनी खिड़की से बाहर देख रहा था। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, सिर्फ एक गहरी ठंडी खालीपन थी। नीचे सड़क पर एक नया व्यक्ति, एक सूटकेस लिए, अपने नए घर की तलाश में खड़ा था। आर्यन के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। वह जानता था, यह चक्र कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि अब वह खुद इस रहस्य का हिस्सा बन चुका था, और रातें, वह यहां हमेशा के लिए थीं।